गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट पार्ट 3 के बारे में। इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड क्रैमर रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिकों का गुणनफल कि आखिर मैट्रिक्स तो हम पढ़ चुके हैं ना, उस डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक का गुणनफल। वैसे अगर आपको पता हो तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया मैंने कल आपको दे दिया था। इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक, ये किसी भी तरह का कोई नया टॉपिक नहीं है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा सेम एज इट इज प्रोसेस ये है, मतलब वहां पर तो कुछ कंडीशंस होती थी कि रो और कॉलम का कोई इशू होता था, बट यहाँ एग्जैक्टली ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर तो रो एंड कॉलम सेम होती है। तो जरूरी शर्त सिर्फ इतनी सी है क्या कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी कि उन दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। समटाइम्स ऑर्डर सेम नहीं हो तो बना भी सकते हैं, उसके बारे में भी अलग से बात करूँगा। मल्टीप्लाई का तरीका रो टू कॉलम जनरली आपकी इच्छा हो तो रो टू रो भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो रो टू कॉलम, आपकी इच्छा हो तो कॉलम टू रो, आपकी इच्छा हो तो कॉलम टू कॉलम। बात आती सर ये इच्छा का क्या मतलब है? हमारी तो इच्छा होती ही नहीं करने की, नहीं होती तो भी करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली ये काम मैंने ना डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बाकी के ये जो तीन हैं दैट इज डिपेंड्स। ये डिपेंड्स किस तरीके से है इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो समझिए, पहले मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मल्टीप्लाई का, देन आफ्टर डिपेंड्स वाली बात करेंगे, राइट। देखिए छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, ए बी सी डी मल्टीप्लाइड विद E, F, G, H. You have to multiply these two determinants. Method आपको पता है, रो टू कॉलम। रो टू कॉलम का मतलब समझते ही हो, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। स्टार्ट करें। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम बोलिए, ए ई प्लस बी जी। First row with second column, first row with second column, AF plus BH. Second row with first column, CE DG. Second row second column, CF DH. ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। बात आती है सर डिटर्मिनेंट की तो वैल्यूज इजीली निकल जाती है, और वो भी अगर 2/2 का हो जब तुम सेकंड्स में निकाल सकते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो भैया जब वो सोल्व हो जाएगा तो ये उस चीज़ के लिए नहीं है, ये उन डिटर्मिनेंट्स के लिए है जिनको हम सोल्व नहीं कर सकते, या जिनमें वेरिएबल्स हो, या जिनको सोल्व करना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपन समझिए। वो एग्जाम्पल हमें इस चीज़ को क्लेरिफाई करेगा कि हमें वो डिपेंड्स वाली सिचुएशन क्या है। एग्जाम्पल नोट कीजिए, cos a minus b, cos a minus q, cos a minus r, cos of b minus p, cos of b minus q, cos of b minus r, cos of c minus p, cos of c minus q, cos of c minus r। जैसे डिटर्मिनेंट है और यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व करने की सोच मत लेना,
वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाए तो लग जाए, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा। तो कुछ इस तरीके से जब भी उलझा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आजकल का ट्रेंड चल रहा है मेंस और एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करो कि इसको 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे cos a माइनस भी आप अच्छे से जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। गलत बोल दिया ना, ध्यान दिया करो। ऐसे माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस हो जाता है, प्लस आता है। क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हल्का सा एक ओपन कर लेता हूँ, या नहीं करूँ या यही कर लेता हूँ, या मन में रखो कर देता हूँ। चलो तो भी क्या याद करोगे? cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos q प्लस sin a sin q, एक्सेट्रा। बाकी वाले सारे नहीं करूँगा, बस 1-2 करूँ। cos a cos b प्लस sin b sin b। अब देखो मुझे ये लाना है, देखता हूँ ये कैसे आया होगा। देखो cos को cos से मल्टीप्लाई किया, sin को sin से किया, cos को sin को sin को। तो इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन में तोड़ के देखें कि हो सकता है कोई मल्टीप्लाई का सिस्टम बन जाए। ध्यान दीजिएगा, देखो एक डिटरमिनेंट बनाया इनटू दूसरा डिटरमिनेंट बनाया, cos विद cos, sin विद sin। एक काम करना, cos है तो पहली लाइन में cos a लिख दिया, ये आपकी इच्छा है, फिर cos b लिख दिया। cos a को cos p से मल्टीप्लाई करना है, इधर लिख दिया मैंने cos p cos q। अब देखो अगर मैं रो से रो को मल्टीप्लाई करता हूँ, cos a cos p आ जाएगा, आ गया। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करूंगा तो cos b cos q आएगा, जो नहीं चाहिए। इसका मतलब ये अपन गलत लिख दिया ना, तो क्या लिख दूं यहाँ पर? साइन लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर अपन साइन लिख देते हैं। क्या लिखूं? साइन है साइन है, साइन है साइन। आ गया आ गया। अब थर्ड रो में क्या लिखूं? सर वहां तो चाहिए नहीं, चाहिए नहीं तो 0 लिखते हैं। चेक करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है ना। फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, cos a विद cos q, यानी यहाँ क्या लिख दूँ? cos q। क्या लिख दूँ? sin q। क्या लिख दूँ? 0। चेक करना तो, cos a cos q, sin a sin आ गया। लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है? तो बोलो इस हिसाब से, या ABC वाले लिख दो, उधर PQR वाले लिख दो। ये मैंने R लिखा, ये मैंने R लिखा, ये A हो गया, ये अपना B हो गया, ये अपना C हो गया। एक बार पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि अपन ने गलत तो नहीं लिखा। फर्स्ट विद फर्स्ट आ गया भैया, फर्स्ट विद सेकंड आ गया भैया, फर्स्ट विद थर्ड cos a cos r प्लस sin a sin r। इसका मतलब सारा के सारा सही आ रहा है। और गौर से देखो, पूरा के पूरा कॉलम 0 है, सो इट्स वैल्यू इज 0। अगेन इट्स वैल्यू इज 0, एंड 0 into 0 00, बोले तो 0। सो इट्स आंसर इज C। क्लियर? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज मैथ्स और एडवांस क्वेश्चन आते, स्पीडली नोट डाउन करो। अगर नोट कर लिया हो तो अपन बात करते हैं क्रेमर रूल के बारे में।
ग्रामर रूल इसका लास्ट टॉपिक है। वीडियोस में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो रहते ही, ये आप समझ सकते हैं, राइट। चलिए इसकी क्वेश्चंस के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, टेंशन ना हो, ठीक है, इस बात को कभी ना सोचें। तो हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर रूल। ग्रामर रूल बेसिकली क्या होता है, कुछ 2 और मोर वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशंस होती हैं, उनको हम इस रूल से सोल्व आउट करते हैं। लाइक सिस्टम ऑफ इक्वेशन is a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0। ये मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया जो कि 3 वेरिएबल्स है x, y और z, जो इसके सॉल्यूशंस हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ग्रामर रूल। तो ग्रामर रूल क्या कहता है, सबसे पहले इनको देख के आप 4 डिटरमिनेंट तैयार कीजिए। कौन से 4 डिटरमिनेंट? फर्स्ट डिटरमिनेंट नेम इज डेल्टा। डेल्टा के अंदर क्या करोगे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉपी कर दीजिए एज इट इज, जिस ऑर्डर में है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, दैट इज डेल्टा। सेकंड बना दो आप डेल्टा 1। डेल्टा 1 में क्या करना है, जो ये कांस्टेंट है d1 d2 d3, इनको रिप्लेस कर दो बाय द कॉलम नंबर 1, यानी पहले कॉलम में क्या लिख दो d1 d2 d3 और कुछ। तो पहले कॉलम में लिख दिया मैंने d1 d2 d3, बाकी एज इट इज। तो समझ गए, थर्ड कॉलम थर्ड डिटरमिनेंट में क्या होगा एंड फोर्थ में क्या होगा। इसमें फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया था, इसमें सेकंड कॉलम कर दो, इसमें थर्ड कॉलम कर दो। अपने आप कर दोगे, कर लेना, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 डिटरमिनेंट तैयार हो चुके हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। अब आपको वैल्यूज निकालनी है x, y और z की। तो x, y और z की वैल्यूज यूजिंग दिस डिटरमिनेंट्स इज, x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू होती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू होती है डेल्टा 3 अपॉन। तो बताइए, डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है और सॉल्व करना तो बड़ा अच्छे से। इस तरीके से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट फिर वही चीज, अरे वही क्वेश्चन यहाँ से थोड़ी बनता है, आपसे कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू थोड़ा ना पूछेगा, ये तो कोई 9th 10th का बच्चा इन्हीं से निकाल लेगा। तो फिर क्वेश्चन जहाँ से बनता है हम उस चीज पे आते हैं। ये सारे काम हम करेंगे। इसके बाद कुछ नोट लिखिए, उन नोट पर ही क्वेश्चन बनता है। जेईई मेंस के अंदर इसका क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। तो नोट लिखिए, इसको नोट करना हो तो आपके पास 10 सेकेंड है। कितने सेकेंड? 10 सेकेंड। नोट कीजिए।
कर लिया, चलो नोट लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या होता है कि अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ये जो 4 डिटर्मिनेंट हमने निकाले, अगर चारों के चारों क्या आते हैं नॉन जीरो यानी अशून्य, तो देखो चारों जीरो नहीं है, x क्या हो जाएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, कुछ वैल्यू आएगी, तो x y z एग्जिस्ट करेंगे और इस एग्जिस्ट करने को बोलते हैं संगत, कंसिस्टेंट, यानी ये जो भी सिस्टम हम सोल्व कर रहे हैं दैट इज कंसिस्टेंट। तो अगर ऐसा कुछ आता है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी संगत। अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब अच्छा, वैल्यूएबल, संगत, एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। क्लियर? पहली चीज, दिस अपॉन दिस करोगे एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू को क्या बोलते हैं सिंगल यूनिक वैल्यूज। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट होगा और ओनली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। नोट नंबर 2, अगर चारों जीरो हो गए तो देखो, अब अगर आप इसको x की उससे समझेंगे तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर तकलीफ आएगी, इसलिए इसको आप अदर तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर चारों जीरो हो जाए तो भी ये कंसिस्टेंट होता है, देन ऑल्सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी इस केस में भी वैल्यूज लाई करेंगी एंड कितनी वैल्यू लाई करेंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी अनंत, इस बात का विषय जान। और ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं इनका स्पेशल नाम होता है अनिरर्थक, बोले तो नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और निरर्थक हल, इस बात का विषय था, नोट कर लीजिए। नोट नंबर 3, अगर इस बार डेल्टा जीरो है बट एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 इज नॉन जीरो, मतलब कि डेल्टा तो जीरो आ गया मगर इन तीनों में से कम एक एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। तो उस केस में यानी ये एक ही केस ऐसा है जब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी आपका निकाय असंगत होगा, देन इनकंसिस्टेंट। यानी इस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज नो सॉल्यूशन, हलों की संख्या नहीं होगी। नोट कर लिया? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सर इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो कोई नहीं,
कोई नहीं का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। एक लास्ट पॉइंट फोर्थ, किस बार डेल्टा 0 नहीं है, बाकी के तीनों 0 हैं। अब आप देख लो, अगर बाकी तीनों 0 हैं तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो उस केस में x भी 0, y भी 0, z भी 0, तो वैल्यू तो आई ना। वैल्यू आने का मतलब कंसिस्टेंट। एक ही वैल्यू आ रही है, इसको 3 ही बोलते हैं, ध्यान रखना। 0, 0, 0 इसको 1 बोला जाता है, मतलब इसको इस पूरे को एक सॉल्यूशन बोलते हैं, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो 0 सॉल्यूशन आया इसका नाम क्या है? शून्य हल, 0 सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन विसेस 0 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, उसका नाम क्या है? 0 सॉल्यूशन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप इन चारों को अच्छे से देख लो वापस, कि सिर्फ एक केस ऐसा था जब इनकंसिस्टेंट आया। कौन सा? कि डेल्टा तो हो जाए 0 और बाकी के जो 3 थे उनमें से कोई एक नॉन जीरो आ जाए, और बाकी के सारे में कंसिस्टेंट था। एक छोटी सी बात, ये जो है 0 सॉल्यूशन, 0 एक बेकार सा लगता है ना, इसीलिए ये इसका अपोजिट है, यानी निरर्थक, ट्राइवल, ऑल्सो नोन एज ट्राइवल सॉल्यूशन। बोले तो निरर्थक, हिंदी वाले और ज्यादा बोले तो तुच्छ, बेकार, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्या समझ में आया अपन को कि 4 केसेस हैं, 3 केसेस में कंसिस्टेंट है, एक केस में इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, सिर्फ एक केस। कौन सा? डेल्टा 0 आउट ऑफ एनी 3, एनी वन इज नॉन जीरो, बाकी सब में अलग अलग चीजें थी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब थे? जब 4 जीरो थे। यूनिक सॉल्यूशन के 2 केस, फर्स्ट एंड लास्ट, जब 0,0,0 आता है तो भी, और जब कुछ वैल्यूज आती है तो भी। क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे टाइमिंग 4 to 6 में व्हाट्सअप कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप नंबर इज 9414141111। चौरानवे 14 14 11 10। क्लियर? कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। लेक्चर्स अच्छे लगे अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको बेनिफिट ही होगा। 12th के टॉपिक चल रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो देखो, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। यानी अगर कोई 12th का बच्चा हो तो देखा जाए तो रिलेशन फंक्शंस चूँकि 11th में था, तो अगर उसने पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर वो हो गया, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी आपके 12th के 13 में से 5 चैप्टर हो चुके हैं। समझ में आ रही है बात? यानी ढंग से पढ़ोगे तो 12th करवा दूंगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर? थैंक यू भाई।